हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 11th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे कोलाइड्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है एज मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमालिकुलर कोलाइड्स एंड देन एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स की, तो मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स वो कोलाइड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है अगर हम एक सबस्टांस को जब डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करें, तो ऐड करने पे उस सबस्टांस के पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ते हैं, एग्रीगेट को फॉर्म करते हैं, जिसका साइज़ हमें कोलाइडल साइज़ के इक्वल मिलता है, तो हम ऐसे कोलाइड को कहते हैं मल्टी मालिकुलर कोलाइड। मल्टी मीन्स मैनी कि जब बहुत सारे मालिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे या पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने से ही बनता है कोलाइड। तो इसीलिए इस कोलाइड का नाम है मल्टी मालिकुलर कोलाइड। कि जब हम सबस्टांस को डाइसोल्यूशन करेंगे, उसकी डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करेंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उस सबस्टांस के, तो वो आपस में जुड़ते हैं और एक एग्रीगेट को बना देते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, इनका डायमीटर हमें 1 नैनोमीटर से कम मिलता है। तो पहले इनका साइज़ कोलाइडल साइज़ के इक्वल नहीं था, पर जब हम डाइसोल्यूशन करते हैं तो डाइसोल्यूशन होने पे ही हमें जो एग्रीगेट पार्टिकल मिलता है उसका साइज़ कोलाइडल डायमेंशन में मिलता है, कोलाइडल रेंज में मिलता है। तो इसीलिए कोलाइड का नाम है मल्टी मालिकुलर कोलाइड। तो जिस तरह से सोल ऑफ गोल्ड एटम्स हैं या फिर सल्फर मालिक्यूल्स जो हैं, इसका सोल की अगर हम बात करें तो सल्फर सोल में तो 8 सल्फर के एटम्स जो हैं ये आपस में जुड़ के एग्रीगेट को फॉर्म करते हैं। और इन कोलाइड्स के बीच में, इन कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमें वैन डर वाल फोर्सेस मिलती हैं। देन सेकेंडली अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल, तो ये आ जाएगा मैक्रोमालिकुलर कोलाइड। तो मैक्रोमालिकुलर कोलाइड्स जो हैं ये वो कोलाइड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है जब हम एक सबस्टांस को डिसॉल्व करते हैं डिस्पर्शन मीडियम में सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो उस सबस्टांस जो है पहले उसका साइज़ कोलाइडल साइज़ के इक्वल नहीं होगा, बट जब हम डाइसोल्यूशन कर रहे हैं तो वो जो सबस्टांस है वो डाइसोल्यूशन होने पे कोलाइडल साइज पार्टिकल्स को फॉर्म कर देगा। कहने का मीनिंग ये है कि पहले वो जो सबस्टांस होगा उसके पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज से ज़्यादा होगा, पर लेकिन जब डाइसोल्यूशन हम कर रहे हैं तो डाइसोल्यूशन होने पे वो सबस्टांस कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोलाइड का नाम है मैक्रोमालिकुलर कोलाइड्स। तो ये जो मैक्रोमालिकुलर कोलाइड्स हमें मिलते हैं, तो ये हाई मालिकुलर मासेस, जिस तरह से पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो वो फॉर्म करते हैं मैक्रोमालिकुलर कोलाइड्स को। तो इसमें कुछ नेचुरली अकरिंग भी हैं और आर्टिफिशियल मैक्रोमालिक्यूल्स हैं जो इस तरह के कोलाइड्स को बनाते हैं। तो जिस तरह से स्टार्च हो गया, सेलुलोज है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जेलेटिन, तो ये सारे नेचुरली अकरिंग मैक्रोमालिक्यूल्स हैं। और इस तरह से आर्टिफिशियल मैक्रोमालिक्यूल्स में, जिस तरह से सिंथेटिक पॉलीमर्स में अगर हम बात करें तो नाइलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, पॉलीस्टाइरीन, तो ये सारे मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, आर्टिफिशियल मैक्रो मालिक्यूल्स। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स की। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स जो हैं ये वो कोलाइड्स हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे सबस्टांसेस हैं, जब हम उनको डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो वो सबस्टांसेस लो कंसंट्रेशंस पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, पर जब हम उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, हायर कंसंट्रेशंस पे लें, तो वो सबस्टांस कोलाइडल पार्टिकल्स को फॉर्म करता है या कोलाइडल रेंज में हमें पार्टिकल्स का साइज मिलता है। कि अगर हम उन सबस्टांसेस की लो कंसंट्रेशन लें तो वो सबस्टांस एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हायर कंसंट्रेशंस पे ही कोलाइडल पार्टिकल्स को
फॉर्म करते हैं क्योंकि हायर कंसंट्रेशंस पे उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह के कोलाइड्स को हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो ये जो एग्रीगेट पार्टिकल्स बनते हैं, इन एग्रीगेट पार्टिकल्स को हम कहते हैं मिसल्स। तो जिस तरह से अगर हम बात करें सोप सॉल्यूशंस हैं, सोडियम स्टीरेट सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन, तो ये एक एग्जाम्पल है इस मिसल के लिए या एसोसिएटेड कोलाइड्स के लिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं सोप की एग्जांपल यहाँ पे ली गई है सोडियम स्टीरेट, जिसमें कि अगर हम उसका सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसकी आयनाइजेशन होती है और आयनाइज होके ये फॉर्म करता है स्टीरेट आयन को और सोडियम आयन को। तो ये जो अब मिसल की फॉर्मेशन है, ये मिसल की फॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मिलती है। उस कंसंट्रेशन को कहा जाता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और इस तरह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव ही मिसल की फॉर्मेशन हमें मिलती है और उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो सोप्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो है दैट इज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो डिफरेंट जो मिसल्स होते हैं उनकी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन इस तरह से वेरी करती है, डिफरेंट हमें मिलती है। तो ये जो कोलाइड्स हैं इनमें दोनों एंड्स हमें मिलते हैं लायोफोबिक और साथ में लायोफिलिक, दोनों एंड्स हमें मिलते हैं। तो देखेंगे हम इसमें किस तरह से मिसल की फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए सोप का हमने केस लिया हुआ है सोडियम स्टीरेट का। तो जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि सोडियम स्टीरेट में दो एंड्स हम मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है स्टीरेट आइन, नेगेटिव एंड आ गया इसका और पॉजिटिव आ गया सोडियम आइन। तो अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम स्टीरेट का स्ट्रक्चर। तो ये जो अब इसमें दो पार्ट्स आप देख रहे हैं, एक तो ये पोर्शन इसमें आ गया विच इज नेगेटिव एंड, और ये आ गया इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम आइन। तो अब ये जो सोडियम आइन है ये हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा जो कि सराउंड करेगा इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस को। अब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं नेगेटिव वाला, इसमें भी आगे हमें इसके दो पार्ट्स मिलते हैं इस नेगेटिव पार्ट के। एक तो ये वाला एंड आ गया नेगेटिव पार्ट, ओ नेगेटिव, ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलेट आइन CO नेगेटिव आइन। तो ये जो नेगेटिव पार्ट इसका होता है ये होता है वाटर अट्रैक्टिंग, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। और इस तरह से इसका ये जो हाइड्रोकार्बन टेल हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो टेल जैसी यहाँ पे बन रही है हाइड्रोकार्बन टेल, इस टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट क्योंकि ये वाटर को रिपेल करती है। तो इसमें अब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो ग्रुप वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम हेड कहते हैं। और इस तरह से ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं शो किया गया बॉन्ड लाइन नोटेशन से इस तरह से जिगजैग वे में, तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोफोबिक टेल को। तो इस तरह से मिसल की फॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम सोप का सॉल्यूशन लेते हैं। तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जैसे हमें यहाँ पे पोर्शन मिल रहा है, ये जो आयनिक पार्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इसका पूरा, तो इसी के जो नंबर ऑफ आइंस होते हैं ये आइंस स्टीरेट आइंस, तो नंबर ऑफ स्टीरेट आइंस जो हैं ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने पे ये एक स्फेराइडल मिसल को फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं आयनिक मिसल। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ गया स्ट्रक्चर, जो ये नेगेटिव पार्ट हम इसमें बता रहे थे। तो इसमें नंबर ऑफ इस तरह से जो स्टीरेट आइंस हैं, ये नंबर ऑफ स्टीरेट आइंस ये आपस में स्फेराइडल शेप में जुड़ते हैं, इस तरह से एसोसिएट होते हैं और एक एग्रीगेट को फॉर्म करते हैं, जिसमें कि नेगेटिव पोर्शन जो होता है इसका वो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलता है क्योंकि वो अट्रैक्शन को शो करता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव मीन सोडियम आइन की तरफ, और इसका जो टेल पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ इनवर्ट साइड की तरफ
अट्रैक्टेड है यहाँ पे। तो इस तरह से ये आयनिक मिसल को फॉर्म करता है। तो ये जो मिसल्स हैं इनमें 100 या 100 से ज़्यादा भी आइंस हो सकते हैं। तो जब इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ मोल पर लीटर से कम होगी तो ऐसे केस में ये नॉर्मल एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेगा। पर लेकिन इस कंसंट्रेशन के अबव ये एक मिसल की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें इसी कंसंट्रेशन के अबव मिसल की फॉर्मेशन होगी। तो इसकी जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है दैट इज 10⁻³ मोल पर लीटर। तो अब ये जो मिसल की फॉर्मेशन होती है सोप सॉल्यूशंस में, तो इस वजह से हमें सोप्स की क्लींजिंग एक्शन भी मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्रामेटिक सेटअप में यहाँ पे कि सोप की किस तरह से क्लींजिंग एक्शन भी होती है। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि जब हम सोप का सॉल्यूशन लेंगे तो सोप सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जो ये नेगेटिव आइंस हैं ये आपस में जुड़ के फॉर्म करते हैं आयनिक मिसल को। तो ये आ गया हमारे पास आयनिक मिसल। तो जब हम एक क्लॉथ लेंगे जिसके ऊपर की कोई डर्ट है, ऑयल का स्पॉट है, उसको डिप करेंगे सोप सॉल्यूशन में, तो इस तरह से अब ये जो आयनिक मिसल है तो इसमें ये जो पोर्शन होता है हाइड्रोकार्बन पोर्शन या जो इसका टेल पार्ट है, तो ये जो नॉन पोलर पोर्शन होता है इसका, ये नॉन पोलर पोर्शन ही इंटरेक्ट करता है ऑयल स्पॉट या डर्ट के साथ, क्योंकि ऑयल या डर्ट वो भी एक नॉन पोलर पार्ट हैं। तो जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट करेगा इस मिसल में जो पोलर पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन, इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा। तो इसीलिए जब हम उस क्लॉथ को ऑयल वाला स्पॉट वाले उस क्लॉथ को जब डिप करेंगे सोप सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे आप इस डायग्रामेटिक सेटअप से देख सकते हैं कि ऑयल जो है, जो उस कपड़े के ऊपर ऑयल का स्पॉट होगा या डर्ट का स्पॉट, तो उसी की सराउंडिंग में इस तरह से मिसल प्रेजेंट होगा। और ये जो इसका जो इन टेल्स में आप देख रहे हैं, इन चेन्स में आप देख रहे हैं, जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट था वही इंटरेक्ट करेगा इस नॉन पोलर पार्ट के साथ। और फिर इसके बाद जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी तो कपड़े को जब हम अच्छे से रब करेंगे और पानी का इस्तेमाल करेंगे, वॉश करेंगे, तो पानी वाटर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पार्ट को, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है। तो जब हम पानी को डालेंगे एक्सेस ऑफ वाटर, तो डालने के बाद क्या होगा कि पानी अपने साथ पुल करेगा इस नेगेटिव पोर्शन को। तो जब इस तरह से नेगेटिव पोर्शन को पानी खींचेगा तो उसके साथ नेगेटिव पोर्शन के साथ ये टेल अटैच है, टेल के साथ ऑयल स्पॉट अटैच है। तो इस तरह से जब हम मैकेनिकल रबिंग करेंगे तो रबिंग करने पे जो ये मिसल है ये अपने साथ खींच लेगा इस ऑयल के स्पॉट को। तो इस तरह से कपड़े में से जो ऑयल का स्पॉट होगा वो रिमूव हो जाएगा। और फर्दर आप इस सेटअप में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ग्लोब्यूल्स की हमें फॉर्मेशन मिलती है, कि जिसमें कि आप देख सकते हैं मिसल कैसे ये स्ट्राउंड करेगा इस तरह से नंबर ऑफ ऑयल स्पॉट्स को या डर्ट को। और ये आगे जो सोडियम आयन उसमें प्रेजेंट होंगे तो वो फर्दर इंटरेक्ट कर रहे होंगे इस नेगेटिव पार्ट के साथ। पर जब हम एक्सेस ऑफ वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ट्रीटमेंट होने पे पानी जो है वो अपने साथ खींच लेगा इस नेगेटिव पोर्शन को, और नेगेटिव पोर्शन जो है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो अपने साथ खींच लेगा इस ऑयल के स्पॉट को भी। तो इस तरह से कपड़ों में से ग्रीस या कोई भी डर्ट है या नॉन पोलर पोर्शन होगा तो वो सारा उस कपड़े से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सोप्स की या डिटर्जेंट्स की क्लींजिंग एक्शन मिलती है। थैंक यू।